So, good morning students, how are you all? I hope all are fine. Today I am going to explain you about arrangement of electrons in atom. That means कि हमारे पास जो electrons है उनको हम कैसे arrange करेंगे किसी atom में. In the previous video I explained you about the Bohr model of atom. Okay? In that case, the arrangement of electrons is according to their shells, or we have different number of electrons have different shells, or vice versa. That means different number of orbits, or we can say different number of electron shell have different number of orbits. ये हमें बोर मॉडल में कहा गया था. Now, how the electrons are filled in a particular orbit? Today I am explaining this. Now, first of all, बोर मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, अब वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और हर ऑर्बिट की जो होगी उसकी अपनी एक अलग एनर्जी होगी, और उसमें जो फिक्स नंबर ऑफ एटम्स है वो भी हमारे फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी फिक्स है कि पर्टिकुलर एलिमेंट जो हमारा शेल है उसमें पर्टिकुलर उतने ही एलिमेंट्स होंगे. तो ये है इज द डायग्राम. न्यूक्लियस हमेशा सेंटर में होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फिक्स ऑर्बिट में होंगे. पहला शेल हमारा के शेल कहलाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी कितनी होती है 2. सेकंड शेल हमारा एल शेल या सेकंड शेल कहलाएगा जिसको हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हैं 8. एंड द थर्ड वन इज जो हमारा ऑर्बिट है उसको हम एम बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी कितनी होती है 18. आफ्टर दैट एन शेल व्हिच हैज द कैपेसिटी ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन, जिसमें हम 32 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं. अब ये जो हम फिल करते हैं, अब ऐसे तो कोई लॉजिक तो है नहीं कि इसके पीछे भी कोई लॉजिक होगा सिर्फ कह देने से कि इसमें 2 होंगे उसमें 8 होंगे उसमें 18 होंगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल. हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होना चाहिए. सो हियर आई विल डिस्कस दैट रीजन. ऑल्सो वन थिंग, क्या कहा गया था उसमें कि हर जो इलेक्ट्रॉन है वो बोर मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में तब तक घूमते रहेंगे जब तक उनकी एनर्जी सेम होगी. अगर उन्हें अपने से ऊपर जंप करना है तो उसको हाई एनर्जी की जरूरत होगी. ठीक है, दैट मीन्स अगर के शेल है, अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन को एल शेल में जाना है तो इसकी इलेक्ट्रॉन क्या होगी, इसको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी. दैट मीन्स जो हमारा के शेल होगा इसकी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी होगी. तो हेंस कंक्लूजन है दैट के शेल हैज द लीस्ट एनर्जी एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जितना ज्यादा दूर हमारा ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी उतनी ही मैक्सिमम होगी. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. और हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जितनी कम होगी उतना हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा जो एटम है वो स्टेबल होगा. टिल नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द बोर मॉडल. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल here are some rules which we have to follow while putting the electrons in their particular orbit. Now first rule is maximum number of electrons. That means किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका फॉर्मूला क्या है 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल. जहाँ n है नंबर ऑफ शेल, तो नंबर ऑफ शेल क्या होता है 1 2 3 and 4. अभी तक मैंने आपको सिर्फ 4 के बारे में बताया. तो नंबर ऑफ शेल 1 2 3 4, इसके बेसिस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किसी शेल में होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारा के शेल है, ठीक है, इसका नंबर क्या है 1. पुटिंग n² मींस 1 का स्क्वायर दैट मींस 1, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आएगा 2. तो दैट मींस जो k है उसमें हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. सेकंड शेल l में जो हमारे नंबर उसका नंबर क्या है सेकंड ऑर्बिट, दैट मींस हियर 2 की पावर 2 दैट मींस 4 into 2 8. तो दैट मींस L shell और the second shell can have maximum of 8 electrons. उसमें सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स ही, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं है. सिमिलरली विद थर्ड मींस 3 की पावर 2 दैट इज 9 9 to the 18. ठीक है, तो M में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. एंड सिमिलरली इज द केस विद N shell. तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो किसी भी ऑर्बिट में, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम डालेंगे 2n². Now, second one, outermost shell cannot have more than 8 electrons. अभी मैंने क्या कहा 2 है 8 है 18 है. अब outermost shell होगा उसमें सब मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे. 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, हालांकि उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जैसे कि केस n. केस 2 जैसे केस ये है केस शेल, इसमें
इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, L में 8, लेकिन जो M है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18 इलेक्ट्रॉन्स हम रख सकते हैं, लेकिन उसमें हमने जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखने हैं। जो हमारा 9th इलेक्ट्रॉन आएगा वो हम दूसरे शेल में डालेंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज पुटिंग और हैविंग अ कॉन्फिगरेशन ऑफ मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इट मेक्स एटम वेरी स्टेबल। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि अब k इक्वल्स टू 2 है तो इस कंडीशन में भी जो एटम है उसमें बहुत स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, लेकिन क्योंकि k इक्वल्स टू 2 तो क्या है हमारा इनिशियल है तो इसको हम एक्सेप्शनल केस में मानेंगे, लेकिन जो L है इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके बाद जितने भी हमारे शेल होंगे उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर हमारे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके कारण जो क्या है हमारा एटम जो है वो स्टेबल होता है। 18 होने पे उससे कम स्टेबल होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी क्लास में मैक्सिमम 18 बच्चे बैठ सकते हैं, लेकिन हम बैठाएंगे 8 को। क्यों? क्योंकि 18 बैठाने से पढ़ेंगे तो सब बच्चे अच्छे ढंग से सब ठीक रहेगा, लेकिन अगर हम 8 बैठाएंगे तो वो सारे के सारे बच्चे क्या होंगे? टॉपर बन जाएंगे। दैट मीन्स उनकी पॉसिबिलिटी अच्छी होने की बहुत ज़्यादा होगी। प्लीज इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, दिस इज ओनली फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी भी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उससे एटम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बजाय कि 18 और 32 इलेक्ट्रॉन्स होने से। नाउ थर्ड वन, इलेक्ट्रॉन हैव टू कंप्लीटली फिल इनर्शियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या है? अब इलेक्ट्रॉन्स को पहले अपने अंदर वाले शेल कंप्लीट करने हैं तब जाके बाहर वाले शेल को भरेगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हमने फर्स्ट क्लास पढ़नी है, सेकंड क्लास पढ़नी है, थर्ड क्लास पढ़नी, देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू 9th और 10th क्लासेस। ऐसा कोई नहीं होगा जो पहले 9th 10th पढ़ेगा फिर जाके फर्स्ट सेकंड पढ़ेगा। तो सेम यही केस है कि पहले जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो हमने पहले के शेल को फिल करना है। के शेल को कितना फिल करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं तो 2 हमने पहले के शेल में डाल दिया, जहाँ भाई तेरे को 2 दे दिए। एल शेल के पहले अब हम तेरे को 8 देंगे, फिर एम शेल के डालेंगे। एम शेल के केस में थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। इसमें हम एकदम से 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालते, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं। अब उसका रीज़न क्या है? वो स्टेबिलिटी है, लेकिन आप जब हायर क्लासेस में आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एलिमेंट्स का उसमें आप पढ़ेंगे, स्पेशली इन सीनियर 11th 12th क्लासेस में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 3 रूल्स हैं। दिस 3 रूल्स आर कि पहला क्या है कि किसी भी शेल में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2n² के हिसाब से डालेंगे एंड इसके बेसिस पे हमारे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के शेल में, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सेकंड वन कि आउटर मोस्ट शेल होगा उसमें कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक है, जहाँ लगे जैसे एम शेल है उसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, लेकिन हम डालेंगे 8 ही, क्योंकि उसके कारण 8 इलेक्ट्रॉन्स होने से जो हमारा ऑर्बिट है, जो हमारा एटम है वो मोर स्टेबल होता है। थर्ड वन कि हमें पहले सबसे पहले वो जो इनर शेल है, जो अंदर वाले शेल है उनमें इलेक्ट्रॉन्स डालने, फिर जाके हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स, बाहर वाले एटम्स में हो, बाहर वाले ऑर्बिट्स में हम फिर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। दीज आर द 3 रूल्स which we have to consider while solving numericals on the basis of electronic configuration। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। हमें पर्टिकुलर एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, तो एटॉमिक नंबर देने का मतलब क्या है कि हमें उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है। ठीक है, आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिया है, आपको दिया जाएगा सपोज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, draw its electronic configuration या write its electronic configuration with the help of a diagram, ये आपको इस तरीके से दिया जाएगा। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा 7 है, तो यानी कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई होप टिल नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। नाउ अब फर्स्ट जो हमारी ये रूल है फर्स्ट कि एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, this rule is also known as Bohr-Bury scheme। Only this one। I hope these 3 points they are clear to you। Now we will solve some numerical problems of NCERT, and after solving this, your concept is much more clear। Now I am not here writing questions, I will
the solution. You have to listen carefully the question and then write the solution as I am doing the here. Question 1. Write down the electronic configuration of sodium atom. Okay. What is the question? Write down the electronic configuration of sodium atom. यहाँ पे हमें क्या करना है? सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. तो यहाँ पे सिर्फ लिखना है. You know, you don't have to draw the picture, but I will do it so that आपको और किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो. Sodium atom. First of all, what is the atomic number of sodium atom? It is 11. What is this Na? This is the symbolical representation of sodium. अगर आप इसको भी साथ ही साथ लिख दे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, इससे आपको याद हो जाएगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ से शुरू करते हैं? K शेल से, L शेल से. ठीक है. और N तो नॉर्मली आपको इसमें अभी आएगा नहीं. 11 में से हमने K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फुल करने हैं? 2. ठीक है. अब कितने बचे? 9 में से L शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8. दैट मींस 10. अब M शेल में हमारा कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन. दिस इज आंसर. दैट्स इट. इतना ही है कि 11 है. सबसे पहले हमने K को कितने देना है? 2. ठीक है. आपके पास इसके समझ लीजिए जितने भी रुपए हैं आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो K को आपने 2 रुपए देने हैं. L को आप 8 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते. M को भी आप 8 रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते. फिलहाल इसमें कम है. तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड बाय द डायग्राम आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हियर आई एम गोइंग हियर. दिस इज न्यूक्लियस. यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है. दिस इज K शेल. यू हैव टू ड्रॉ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे E लिख दीजिएगा इन नेगेटिव साइड. अगेन दिस इज K शेल नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. L शेल वो अंडरस्टूड है. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2. अब आप ये मत कहना कि यहाँ पे अंडरस्टूड है तो हम यहाँ पे 4 बनाएंगे. नहीं, यू हैव टू ड्रॉ प्रॉपर 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो these 1 2 3 4 5 6 ये 8 हो गए. एंड फाइनली N और ये इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे आपने सिर्फ एक ही ड्रॉ करना है. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम ऑफ सोडियम एटम. आई होप इट इज क्लियर टू यू. इट इज वेरी इजी. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड ए पॉजिटिव. व्हाट वुड बी दिस एटॉमिक नंबर. ठीक है. ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आपको सोडियम आयन गिवन है. ठीक है. इसको आप यूज करेंगे. सोडियम आयन मींस दिस इज सोडियम आयन. पॉजिटिव चार्ज मींस उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है. ठीक है. तो अब इसमें कितने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 10. और 10 के लिए हमारे पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इसे मैं अभी समझा रही हूँ. ठीक है. नाउ third question of NCERT, it will be explain why sodium ion Na positive has completely filled K and L shells. ठीक है. आपको एक्सप्लेन करना है कि जो सोडियम आयन है जो मैंने अभी आपको बताया उसके K और L शेल कंप्लीटली फिल्ड क्यों होते हैं आपको ये बताना है. इसमें आप क्या लिखेंगे? सोडियम आयन. ठीक है. तो सोडियम आयन में एटॉमिक नंबर ऑफ द सोडियम आयन क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा.
दैट मीन्स उसके पास कितने सॉरी हियर इट इज 11 सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 दैट मीन्स उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 11 नाउ इट फॉर्म वो सोडियम आयन फॉर्म करता है कब लूजिंग 8 इलेक्ट्रॉन दिस इंप्लाइज दिस इज सोडियम आयन कि सोडियम आयन हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स कि सोडियम आयन के पास कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 और 8 तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 8 तो हेंस since a sodium ion has only 10 electrons hence it has completely filled K और L shells तो पहले हम K में 2 डालेंगे तो हमारा K फिल हो जाएगा L में फिर हम बचे हुए 8 डालेंगे तो इसीलिए क्योंकि उसमें क्या होता है एग्जैक्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से उसके दोनों ऑर्बिट क्या है दोनों शेल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे कंप्लीटली फिल्ड हो जाते हैं ठीक है नाउ द थर्ड क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी इज it is also related with this question is if both have k shells of an atom are full what is the total number of electrons in the atom if both k and l shells are completely full then what is the total number of electrons और इसको ये भी बोल सकते थे कि what is the atomic number of the element तो अब क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास k और l शेल दोनों क्या है पूरे भरे हुए हैं तो बताइए कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप क्या लिखेंगे इसका आंसर सिंस K shell and L shell can have how much maximum of 2 and 8 electrons respectively completely fill their shells ठीक है कि K shell और L shell में क्या होता है अगर उन्हें अपने ऑर्बिट को कंप्लीटली फिल करना है शेल को कंप्लीटली फिल करना है तो उन्हें मैक्सिमम 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं तो दिस इंप्लाइज या देयरफॉर लिख सकते हैं K = 2 L = 8 तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे comes out to be 10 ठीक है दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी ठीक है थर्ड क्वेश्चन इज जो मैंने कराया मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर कैन बी चेंज आई होप द इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ शेल्स इट इज क्लियर टू यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस you have to draw the electron configuration you have to write down or you have to draw the electronic configuration of the atom तो आज के लिए इतना ही that's it for today thank you and have a nice day